बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 22 सितंबर और पाकिस्तान में इतवार की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी, सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। और अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की जो पहली खबर आपके सामने रखनी है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रखेंगे, जहां पर काजी फायज ईसा साहब ने उन 8 जजेस पर नया हमला कर दिया है जिन जजेस ने मखसूस नशिस्तों पर फैसला दिया था। याद कीजिए कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में कह लें या वो सीनियर तरीन है, उन्होंने फैसला लिखा था। जिन 8 जजेस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला किया था, उन जजेस के ऊपर काजी साहब हमला आवर हो गए और अब एक खत लिख दिया है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को, जिसमें वजाहत मांगी है उन 8 जजेस के बारे में। याद कीजिए, जब इन 8 जजेस ने फैसला दिया था तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया, इसको लटकाया। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं दी, बल्कि वापसी में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से वजाहत तलब कर ली कि वजाहत करें, हमें आपका फैसला समझ नहीं आया। जस्टिस मंसूर अली शाह अमेरिका गए हुए थे किसी यूनिवर्सिटी में खिताब के लिए। जब वो वहाँ से वापस आए तो उन्होंने एक वजाहत जारी की बाकी तमाम जजेस के सिग्नेचर्स के साथ। 4 सफ़ात की ये वजाहत थी जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप जानबूझकर फैसले को डिले कर रहे हैं, वजाहत की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बता चुके हैं कि ये नशिस्तें पीटीआई को देनी चाहिए और आपको फौरी तौर पर देनी चाहिए, मज़ीद इस डिसीजन को लटकाइए मत। अब उन्होंने ये 4 सफ़ात की वजाहत जारी कर दी। अब काजी साहब ने उन 8 जजेस के बारे में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को खत लिख मारा है जिसमें 9 एतराज़ात कर दिए हैं उन जजेस के ऊपर कि उन्होंने वजाहत क्यों जारी की है। सबसे बड़ा एतराज़ ये किया है कि हमें बताया जाए ये वजाहत कब फाइल हुई थी, मीन इलेक्शन कमीशन ने कब वजाहत मांगी थी, और इसे क्या चैम्बर में सुना गया या इसे अदालत के अंदर सुना गया। पहले बताइए, पहले कब कब इस तरीके से वजाहतें जो हैं वो आई हैं। ये भी बताइए कि ये जो वजाहत की एप्लीकेशन थी जो इन जजेस ने सुनी और वजाहत जारी की, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर क्यों नहीं आई है। और इसके अलावा भी बहुत सारे और सवालात जो हैं पूछे कि इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत के लिए दरख्वास्त कब दायर की थी, मुतफरक दरख्वास्तों का काज लिस्ट के बगैर कैसे समात फिक्स हुई, रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतल्लका फ्रीकैन और अटार्नी जनरल को कोई नोटिस जारी किया, किस कमरा अदालत या चैम्बर में दरखास्तों को सुना गया, दरखास्तों पर फैसला सुनाने के लिए काज लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई, ऑर्डर को सुनाने के लिए कमरा अदालत फिक्स क्यों ना किया गया, ओरिजिनल फाइल और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट रजिस्टर में जमा हुए या नहीं, बगैर ऑर्डर कैसे अपलोड हो गया, ऑनलाइन कैसे अपलोड हो गया, ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का ऑर्डर किसने किया। बहुत सारे एतराज़ात उनके ऊपर काजी साहब ने किए। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहें तो ये जो 8 जजेस हैं इनको जस्टिस काजी फायज ईसा ने कटहरे में खड़ा कर लिया है और इनके ऊपर एक किस्म की अब कोई नई कार्रवाई बनाने के लिए, केस बनाने के लिए इन जजेस के ऊपर एक पूरा माहौल बनाया है। एक किस्म की आप चार्जशीट इसको कह लीजिए। हालांकि जो फैसला था ओरिजिनली 8 जजेस का, उसके अंदर वाज़े तौर पर लिखा था कि अगर कोई वजाहत इस फैसले में दरकार हुई तो इन्हीं 8 जजेस को भेजी जाएगी, जिसका मतलब ये कि किसी अदालत में नहीं लगना था, इन्हीं 8 जजेस ने सुनना था। और ये सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में ऑलरेडी लिख चुकी थी, तो कुछ गलत नहीं हुआ। लेकिन काजी साहब ने हाल ही में गलत किया। मुबारक सानी के केस में जब उन्होंने वजाहत दी तो वो वजाहत जारी करने का किसने उनको कहा, काज लिस्ट कब बनी, किस अदालत में हुआ, किस चैम्बर में हुआ, किस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के पास गया, उन्होंने बगैर किसी इस सारे प्रोसेस के उन्होंने खुद वजाहत जारी की थी। और कानूनी तौर पर वो वजाहत उनकी, कानूनी तौर पर मैं ये कह रहा हूँ, वो बनती नहीं थी, लेकिन उन्होंने जारी की थी क्योंकि अपनी धुन पर पाँव आया हुआ था और वो भी मौलवी हजरात का। तो अपनी जान छुड़ाने के लिए इनके मुंह से भी थूके निकल रही थी और ये पाँव पड़ रहे थे। आपने वो सारी की सारी देखी थी, शैतान आज़म की जो ट्रांसमिशन थी वो आपने देखी थी कि किस तरीके से ये पाँव पड़ रहे थे उलमा हजरात के और माफ़िया मांग रहे थे और उन्हें कह रहे थे कि फ़ैसला आप ही तहरीर कर दें। तो आप खुद ही तो अभी वजाहत दे के हटे हैं 2 दिन पहले, तो अब आप बगैर किसी काज लिस्ट, बगैर किसी चीज़ के और इन जजेस से अब आप सवालात कर रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है वो बड़ी ही डिफरेंट खबर है। मैं ना उसे दिलचस्प कहूँगा ना कुछ और कहूँगा, डिफरेंट कहूँगा। ये हैं जी GOC 9 डिवीज़न मेजर जनरल जुल्फ़कार अली भट्टी।
ये जनरल भट्टी जो हैं, इनकी एक वीडियो सरफेस हुई है जो आपको हम अभी सुनाएंगे। उस वीडियो को देखकर दिल बुझा है। समझ नहीं आई कि इस वीडियो के ऊपर मैं आपको कैसे रिपोर्ट करूं। इसको मैं अपने मुल्क की बेचारगी कहूं, इसको मैं हम कहां तक पहुंच गए हैं ये कहूं, इसके ऊपर मैं तनकीद करूं, इसकी तारीफ करूं, मैं क्या करूं। आई एम जस्ट कंफ्यूज्ड कि इस वीडियो के ऊपर, जनरल भट्टी की इस वीडियो के ऊपर मैं कहूं क्या। जनरल भट्टी एक बहुत ही आजजाना तरीके से बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। हेल्पलेसनेस उनकी फील हो रही है, बट एट द सेम टाइम उनकी शराफत भी नजर आ रही है, जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हेल्पलेसनेस के वर्ड को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। बड़े मैं एहतराम के साथ कह रहा हूं कि जनरल भट्टी की तरह अगर शराफत के साथ सारे लोग बात करें तो शायद हम बहुत सारी चीज़ों को रिपेयर करने में कामयाब हो जाएं। जनरल भट्टी ने उसमें कहा यह है कि इस वक्त 90% लोग फौज पर तनकीद करते हैं। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि रवाज बन गया है, फैशन में है फौज पर तनकीद करना, आजकल ये इन स्टाइल है। उन्होंने कहा किसी का साइकिल मोटरसाइकिल भी पंक्चर हो जाए तो तनकीद फौज पर और जिम्मेदारी फौज पर डाल दी जाती है। उन्होंने बताया कि बन्नू में मेरे अपने लड़के उनकी यूनिट के जवान जो हैं वो शहीद हुए, उसके बावजूद नारे हमारे खिलाफ लगे। अगर आप देखें तो बहुत ही दुख भरी दास्तान वो सुना रहे हैं, और है भी दुख भरी। इसमें मैंने आपको बताया कि आई गॉट ओवरवेल्म्ड व्हेन आई जस्ट हर्ड दिस, या ये मैंने वॉच की ये वीडियो, तो मैं ओवरवेल्म हो गया बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसके ऊपर मैं क्या तज्जिया आपके सामने रखूं। एक तज्जिया तो ये बनता है कि मैं तनकीद करूं कि जनरल बाजवा ने कितने गंदे काम किए कि आज हमारी फौज को इस जगह पर ले आए कि 90% आवाम जो है वो तनकीद कर रही है, और वो 90% आवाम शायद जिस जगह पर भट्टी साहब बैठे हैं और जिस मौजू पर वो कह रहे हैं उन पर तनकीद हो रही है, उस पर नहीं तनकीद कर रहे। उनके मेरा ख्याल सियासी जो कारनामे हैं जो दूसरे जनरल्स के हैं, जो जाहिर है आर्मी चीफ इस पहले के जनरल बाजवा और अभी के जनरल फैज़ हमीद, अभी वाले DGISI जनरल फैसल नसीर, इन तमाम दोस्तों ने जो सब कुछ किया है उसके ऊपर जो सियासी किरदार के ऊपर आवाम तनकीद कर रही है, फिर जब तनकीद शुरू होती है तो वो एक मॉब साइकी बन जाती है और अब समझ नहीं आ रही कि किस चीज़ पे तनकीद करनी है और किस पे रुकना है। माहौल ख़राब हो गया है। तो जनरल साहब की अगर बातें सुने, और बातें भी वो बड़े जनरल सरफराज साहब जो शहीद हो गए थे उनकी तरह बड़ी नफासत के साथ, बड़ी ही मैं ये कहूँगा अप्रिशिएट करूँगा कि बड़ी शराफत के साथ वो ये बातें कर रहे हैं। कम जनरल साहबान जो हैं वो ऐसी सुलझी हुई इस तरीके से अपनी आवाम के साथ, अपनी आवाम की फ़ौज बन के बात करते हैं। तो इसलिए एक तो हम जनरल भट्टी को सराहते हैं, उनकी जो दूरअंदेशी है उसको सराहते हैं कि वो इंगेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो कंटेंट है उनकी बातचीत का, उस पर फिर हमें सोचना पड़ता है कि जनरल बाजवा जो है उन्होंने क्या खेल रचाया सारे का सारा, और फिर मौजूदा जो मिलिट्री लीडरशिप है उन्होंने भी उसी लाइन को टो किया। और आज हम इस हालत पे रहें कि हम अपने मुंह से मान रहे हैं कि 90% लोग हम पर तनकीद करते, तो क्या हमें रीथिंक नहीं करना चाहिए कि 90% लोग क्यों तनकीद करते हैं, बजाय इसके कि हम सामने बैठे लोगों को कहें कि आप दुरुस्त हो जाएं, बजाय इसके कि हम 90% आवाम को डंडे के जोर पर ठीक करने की कोशिश करें। तो क्या ये दुरुस्त नहीं होगा कि हम इंट्रोस्पेक्शन कर लें, हम अपने बारे में सोच लें कि आखिर क्या किया। आज से ये मैं नहीं सिर्फ कह रहा, मौलाना फजल रहमान ने पिछले दिनों ये बयान दिया है कि आज से चंद साल पहले तक कोई फौज के खिलाफ बात नहीं सुनना चाहता था, और आज लोग फौज के हक में बात नहीं सुनना चाहते। ये मौलाना फजल रहमान का बयान है, रिकॉर्ड के ऊपर है। तो अब ये सब लोग तनकीद कर रहे हैं, 90% आवाम को सीधा कैसे करेंगे हम डंडे से? ये नहीं हो सकता। थोड़ी वक्त के लिए आप डरा सकते हैं, आप लोगों को डरा के सहमा सकते हैं, चुप करवा सकते हैं, बट ये आपके अपने लोग हैं, इन्हीं की तो आप फौज हैं, इसी 90% के लिए ही तो आप फौज हैं, इन्हीं के लिए तो आपने लड़ना है, इन्हीं को तो आपने डिफेंड करना है, इन्हीं के लिए तो आपने दुश्मन से जाके टकराना है। लेकिन अगर आप इन्हीं को दिन रात डंडा फेर रहे हैं और ये और आप ही आमने सामने खड़े हैं, तो मुझे बताइए फिर हासिल वसूल क्या होगा? यही होगा जो जनरल भट्टी की बातचीत है। तो पहले ज़रा जनरल भट्टी साहब की बातचीत सुन लीजिए, ये 1 मिनट की होगी ज़्यादा से ज़्यादा, ये ज़रा बातचीत सुन लीजिए। शुरू में आपको शायद बात समझ नहीं आएगी, लेकिन आखिर पर जाके जो कुछ आप सुनेंगे उनके इस 1 मिनट के अंदर, आपको सब चानन हो जाएगा कि हम कहां पर खड़े हैं। ये सुनिए जरा। कोई इसका जो है ना, कोई दुनिया की चीज जो है छोटी से बड़ी गड़बड़ हो जाए कहते हैं फौज में खराब हुई। इसलिए सारे लोग आज आप मेरे साथ बैठे हैं, अभी बाहर जाएंगे तो 90% लोग फिर लोगों में बैठेंगे यार फौज बड़ी जो है खराब है, क्योंकि ये बिकता है, ये चीज बिकती है आजकल कि खड़े हो फौज के साथ नारा लगाए 1000 बंदा जमा हो जाएगा, वेरी गुड। सारे कहते हैं हम इसी चीज को आगे लेके चलते हैं, इसमें क्योंकि पॉपुलैरिटी भी है, सारे लोग इस चीज को मानते भी हैं, सुनते भी हैं। जबकि आप लोग मशर हैं, बड़े हैं, आलिम हैं, टीचर हैं, वाइस चांसलर हैं, डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, आपका काम यह है कि मरहम रखें,
इस चीज के ऊपर। जो हमारी गलती अगर हमारे से कोई हुई हमें जरूर बताए, लेकिन जो हकीकत है वो तो आवाम के सामने लेके आए। मैं तो आपको इससे ज्यादा तो बड़ी बात नहीं कर सकता कि हल्फ उठा के आपके सामने कह रहा हूं कि फौज का मकसद सिवाय अमन के दोबारा कह रहा हूं, हल्फ उठा के कह रहा हूं, फौज का मकसद सिवाय अमन लाने के और कोई नहीं। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तू कहता है फौज गैस के पीछे आई हुई है, तू कहता है मिनरल के पीछे आई हुई है। फौज ने क्या करना है गैस के साथ और मिनरल के साथ? हाँ, सिक्योरिटी जरूर, जब हमें हुकूमत कहती है कि पाइपलाइन बिछ रही है, उस पर हमने उस पाइपलाइन के ऊपर भी हमारा खून है, हमारे बच्चों का खून है। ये जो पाइपलाइन बिछ रही है, जितने तरक्याती काम हुए हैं उधर भी हमारा खून है। सुन लिया आपने। ये यकीन कीजिए कि जब मैंने ये बात सुनी तो बहुत ही मुझे तकलीफ हुई ये बात सुन के, सारी बहुत ही तकलीफ हुई, क्योंकि हम हमेशा अपनी फ़ौज के ऊपर फ़ख्र करने वाले रहे हैं। ज़ाहिर है उनके सियासी किरदार के ऊपर नहीं, लेकिन जो उनका दिफाई किरदार है, जिस तरह हमारे जवान शहादतें देते हैं, हमारे अफसरान शहादतें देते हैं, जो हमारी फ़ौज का असल किरदार है, जो जनरल साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से कि हमारा साथ दीजिए, जनरल भट्टी की बात कर रहा हूँ। लेकिन तकलीफ़ इसलिए हुई कि देखें हमने अपने आप को कहाँ तक पहुँचा लिया। क्या ये बातें आपको करने की ज़रूरत थी? क्या ये करनी भी हैं आपने बातें? आपके करने से पहले ये बातें कौम को पता होती थी और होनी चाहिए, लेकिन कहां तक अपने सियासी मकासद में हम मामलात और एक्सटेंशन में ले आए हैं कि आज हमें ये तावन भी पब्लिक से मांगना पड़ रहा है, ये बात भी करनी पड़ रही है। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट दी है और उन्होंने समुंदर को कूजे में बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि रातों रात दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है कि आईन ही तब्दील हो रहा है, और आइन में वो तब्दीली ना सदर को पता है, ना वजीर आजम को पता है, ना काबीना को पता है, ना फेडरल मिनिस्टर्स को पता है, ना असम्बली के स्पीकर को पता है, ना वजीर कानून को पता है। उन्होंने कहा किसी को नहीं पता कि तब्दीली क्या है, ना मेंबर पार्लियामेंट्स को पता है, लेकिन रातों रात मसवदा आ जाता है और तब्दीली करवाई जाती है आइन में। उन्होंने कहा दुनिया में किसी मुल्क में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उसकी फिर वजह दूसरे अब्बासी साहब बताते हैं। हाँ जी, मुनाफिक आज़म जनाब अंसार अब्बासी साहब बताते हैं हमें कि इलेक्शन कमीशन के जो चीफ जो मेंबर हैं उसके, चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनको अब 5 साल की एक्सटेंशन दी जा रही है। ये सिर्फ इन्हीं की खबर नहीं है, ये हमारे जो बड़े ही मोहतरम सनाउल्लाह साहब हैं डॉन न्यूज़ से, ये उनकी भी खबर है। उन्होंने भी ये खबर दी है और पहले दी थी अंसार अब्बासी साहब से भी। असल में ये खबर उनकी थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अब 5 साल की एक्सटेंशन दी जा रही है। अब इसके पीछे की खबर मैं आपको बता देता हूँ कि अब काजी साहब की जब एक्सटेंशन का हतमी काम हुआ और साथ आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को भी सोलिडिफाई कर दिया गया 5 साल के लिए तकरीबन, तो इन हालात में फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से। ये हमें सूत्रों के अनुसार पता चला है और वहाँ पर फिर ये बातचीत जो है वो तय हुई, जो सनाउल्लाह साहब ने खबर दी है कि उनको अब 5 साल की एक्सटेंशन दी जा रही है। अब जाहिर है ये अंसार अब्बासी कह रहे हैं और सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं डॉन न्यूज़ से, तो ये खबर जो है सनाउल्लाह साहब क्योंकि कह रहे हैं तो हम इस खबर को काफ़ी ट्रस्ट करेंगे क्योंकि वो मोतबर सहाफ़ी हैं। आगे चलते हैं जी। अगली खबर ये कि काजी साहब के 34 दिन रह गए। पाकिस्तान के स्यातरीन या शैतानी, जो पाकिस्तान के ऊपर एक शैतानी कुव्वत का इस टाइम कब्जा है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर, उसके 34 दिन रह गए हैं। ये 34 दिन उसने क्या क्या गुल खिलाने हैं ये मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के अंदर ऑर्डिनेंस लाने के बाद अब जस्टिस मुनीब अख्तर को वो फारिग कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट का पूरा इंतज़ामी काम अपने कब्जे में ले चुके हैं कि कौन सी दरख्वास्त किस जज के सामने लगानी, कौन सा बेंच बनाना है, तमाम अब काजी साहब के कंट्रोल में है। तो मुझे तो लगता है कि जो उनकी पर्सनैलिटी है वो हस्बे तौफीक हस्बे मंशा इतना गंद डालेंगे इन 34 दिनों में कि आपको 34 दिन 34 माह नहीं 34 साल लगेंगे ये गंद साफ करने में, जितना गंद वो डाल के जाएंगे अगर वो 34 दिन के बाद चले गए, या फिर उनकी भरपूर कोशिश होगी कि वो जाएं मत और 34 दिन को वो कम से कम 3 से 4 साल और बना लें और एक्सटेंशन ले लें। आगे चलते हैं जी। अगली खबर आपके सामने रखेंगे और वो ये है कि इंटरनेशनल मीडिया जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सताइश कर रहा है। Now moving on, Pakistan's jailed former Prime Minister Imran Khan's Pakistan Tehreek-e-Insaf party held a massive power show demanding his release and against जो जलसा किया है और 12 से 15 घंटे के नोटिस के ऊपर ये जलसा हुआ लाहौर में एनओसी मिलने के बाद। जगह जो है 40 किलोमीटर दूर की दी गई। जाहिर है मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि इसकी सताइश जो है अमूमी तौर पर पता नहीं चलता किस बंदे ने किया। ये इसकी सताइश जो है वो 4 लोग तकरीबन आप ये कहें और बाकी उनकी टीम जो मोतबर तरीन है और जो सामने सामने नजर आते हैं, जिन्होंने भरपूर इसके अंदर हिस्सा डाला, बाकी दोस्तों ने भी डाला, लेकिन 4 लोग। नंबर 1 पर शेख इम्तियाज़ जो लाहौर के सदर हैं, उनके साथ अवैस यूनस
ये सेक्रेटरी जनरल हैं, इन दोनों ने दिन रात एक टांग पर खड़े होकर, तकरीबन मुहावरतन तो कह दिया जाता है लेकिन असल में एक टांग पर खड़े होकर, मेरा नहीं ख्याल कि ये पिछले 72 घंटे से सोए भी होंगे, इन्होंने एक टांग पर खड़े होकर तकरीबन दोनों ने काम किया, साथ इनकी पूरी टीम ने, और इस जलसे को कामयाब किया। इसके साथ साथ सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा भरपूर तरीके से ग्राउंड पर रहे, नए सेक्रेटरी जनरल हैं, भरपूर उन्होंने कुव्वत फ्राहम की इस जलसे के लिए और उनकी अवेलेबिलिटी भी रही, और सीनियर लीडरशिप में भी और जलसे की ग्राउंड के ऊपर भी वो बहुत ही फाल रहे। फिर भच्चर साहब जो इस वक्त पंजाब असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो हिज़्ब इख्तलाफ के इस टाइम कायद हैं, मीन अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने भी इसके अंदर भरपूर किरदार अदा किया, और भी बहुत सारे लोग वहाँ पर मैंने आपको बताया दोस्तों ने काम किया। लेकिन ये वो 4 लोग हैं जिन्होंने बहुत ही कलीदी काम किया और जिनकी सताइश जो है वो ज़रूर बननी चाहिए। अब इंटरनेशनल मीडिया भी इसकी सताइश कर रहा है इस रिकॉर्ड की, और ये तमाम क्रेडिट जो है वो इस पूरी टीम को जाता है जिन्होंने ये जलसा करवाया है। अच्छा जी, आगे जो पाकिस्तान बार कौंसिल है, उन्होंने अब सदारती आर्डिनेंस के ज़रिए तरमीम लाने और चीफ जस्टिस को इख्तियारात देने पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल फ़ारूक एच नाइक ने इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ये भी एक अजीब मजाक है। आसिफ जरदारी साहब आर्डिनेंस जारी करते हैं और उनके राइट हैंड फारूक नाइक उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। वाह पीपल्स पार्टी वाह, आपने भी हर चीज़ बस जो है ना वो 2 नंबर किस्म की ही पैदा की हुई है। हर चीज़ आपकी ये कि पता नहीं चलता कि वो क्या है, मतलब उसका सर किधर है, पैर किधर है, वो चीज़ है क्या जो आपने पैदा की हुई है पीपल्स पार्टी ने। मतलब कि ये जो इन्होंने आइनी तरमीम, आइनी आर्डिनेंस सब कुछ इनका पैदा किया हुआ है। तो कोई समझ नहीं आती, जरदारी साहब कुछ कर रहे हैं, नाइक साहब कुछ कर रहे हैं, मतलब आवाम को समझा हुआ है और आवाम को चूना लगाने की भरपूर कोशिश है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने, और कुछ वीडियो फुटेज भी रखते हैं। वकला का एहतजाज का डर है और इसलिए इस्लामाबाद के अंदर कंटेनर लगना शुरू है। वकला का एहतजाज, एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, फिर तरमीम लाने और वकला की जो एक ये मुहिम बन रही है, इसके बाद अब वकला के एहतजाज का डर पैदा हो गया और इसलिए जो रेड जोन है और इस्लामाबाद का सारा सुप्रीम कोर्ट का और सारा पार्लियामेंट और वो वाला एरिया, वहाँ कंटेनर पहुँचाए जा रहे हैं। ये हम नहीं रिपोर्ट कर रहे, ये दोबारा इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं इसे, और वहाँ कंटेनर लगे हुए हैं। और अब लग ये रहा है कि डर आना शुरू हो गया कहीं वकला इस तरफ ना आ जाएं काजी साहब के लिए। नजम सेठी साहब ने जवाब दिया है। आपको पता है कि 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हुकूमती वज़रा ने, स्पेशली अज़मा बुखारी ने कोई 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, और ये कहा कि लाहौर से पीटीआई का सफाया हो गया। हमने इस पर जवाब क्या देना था? नजम सेठी साहब ने जवाब दिया है कि पीटीआई का सफाया नहीं हुआ, आप आज ज़रा माहौल खुला करें और पीटीआई सारी सीटें लाहौर से जीतेगी, सफाया यहाँ से नून लीग का हो चुका है, ये उन्होंने कहा है नजम सेठी साहब ने। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने जो रखनी है वो ये है कि कौमी और सूबाई असम्बलियाँ ऐसे कवानीन नहीं बना सकती जो बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ हों, जो शहरियों के बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ हों। ये कहना है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का। मतलब उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि कोई भी गलत कानून अगर वो बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ बना देंगी असम्बलियाँ, तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टर्न डाउन कर सकती है। ये हमारे जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं 34 दिन के बाद जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है, वो ये बात आपको बता रहे हैं। अच्छा जी, 1000 अरब का मिनी बजट आ रहा है, सो महंगाई के लिए मज़ीद तैयार हो जाइए। 1300 जो है वो अरब का नया टैक्स या बजट आप ये कह दें कि वो आ रहा है नया, और उसकी तैयारियां वजारत जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने कर ली हैं, और वो बजट बहुत जल्दी लाया जाएगा मिनी बजट। उससे आप ख़ुद अंदाज़ा कर लेंगे कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। मीन महंगाई का एक बड़ा रेला और आने वाला है। उसके बाद शहबाज शरीफ लंदन रवाना हो गए, एक रात लंदन में क्याम करेंगे, फिर अमेरिका आएंगे, यहाँ पर वो खिताब करेंगे यूएन की जो असम्बली है उसमें, और हम बाहर उस वक्त एहतजाज करेंगे। हमारी भी भरपूर तैयारी है। जिस वक्त ये छोटा चेतन अंदर कर रहे होंगे खिताब, तो हम इस फाशिस्ट रजीम को एक्सपोज करने के लिए बिल्कुल उस वक्त यूएन के बाहर खड़े एहतजाज कर रहे होंगे। आपको डेट और वक्त बताऊँगा, क्योंकि अभी इन्होंने छुपाई हुई अपनी तकरीर की डेट। जैसे ही हमें पता चलेगी हम उस टाइम वहाँ पर एहतजाज का वक्त रखेंगे, आपको बताएंगे, आपने भी शामिल होना है। मुझे बहरहाल यहाँ से इजाज़त दीजिए, खबरें काफ़ी हैं, उनको पंजाबी व्लॉग में कवर किया गया है। यहाँ से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।